Hello everyone, my name is Sanket Jain. Welcome to Study IQ. आज के हम इस लेक्चर में करंट अफेयर्स का जो हम मटेरियल देख रहे थे उसकी कंटिन्यूटी में आज हम पार्ट 4 देखेंगे। कुछ और टॉपिक्स हम देखेंगे जिनको हम पेपर 1 या पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं, जो करंट में आते हैं, जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो उनमें एडिटोरियल या न्यूज़ में हमारे आते हैं। ठीक है, तो उनको हम कैसे लिंक कर सकते हैं, तो आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि कैसे आप पेपर 2 का मटेरियल को एनरिच कर सकते हो। दूसरा, आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे हम न्यूज़पेपर को फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ में। अभी द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, जापानीज एजुकेशन स्पेल्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो कुछ जापान का जो एजुकेशनल मॉडल है उसमें कुछ बेहतर ऐसी चीजें बताई थी जिसको हम यूज कर सकते हैं पेपर 2 एजुकेशन साइकोलॉजी में। ठीक है ना, उनके कुछ कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव एलिमेंट पर फोकस किया था। तो क्या वो न्यूज थी, उसका क्या हम एनालाइज करते हैं, ये हम देखेंगे। देखिए, जो जापान का जो एजुकेशनल मॉडल है उसमें उनका एजुकेशन मॉडल एक तो अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट बताया गया है कि जो जापान में जो एलिमेंट्री स्कूल का करिकुलम होता है, जो शुरुआत में हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को, इसको वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। तो इसमें उन्होंने कुछ ऐसे की टर्म्स बना रखे हैं जिसकी बेसिस पर एक किसी भी चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है ना, और वो बेहतर परफॉर्म कर पाता है अपनी लाइफ में मोरली और एजुकेशनली। ठीक है, तो यही बताया कोशिश की है कि इस आर्टिकल में कि एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम कैन प्ले अ ट्रेमेंडस रोल इन बिल्डिंग कर्टियस एंड माइंडफुल सोसाइटीज इन फॉलोइंग वेज, जो हम आगे अभी देखेंगे। तो अगर आप एलिमेंट्री स्कूल, अगर आप एलिमेंट्री जो स्कूल का जो करिकुलम होता है उसको आप बेहतर बनाएंगे तो उससे चाइल्ड का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है और वो सोसाइटी को काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है इन द फ्यूचर। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉग्निटिव के साथ साथ में जो माइंड से रिलेटेड चीजें होती है उनके साथ साथ में आपको कुछ नॉन कॉग्निटिव एलिमेंट्स भी उनको सिखाने होंगे, है ना। जैसे अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखो, ठीक है, पेड़ पौधे लगाओ, है ना, रिस्पेक्ट करो, या इससे की जो भी चीज होती है नॉन कॉग्निटिव एलिमेंट जो भी होते हैं आपको ये भी सिखाने चाहिए अपने एजुकेशन करिकुलम में। ठीक है, तो जैसे जापानीज का जो करिकुलम है उनका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, वो फोकस करते हैं नॉन कॉग्निटिव एलिमेंट्स पर, नॉन कॉग्निटिव एलिमेंट्स पर वो काफी फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे कि उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है ची टोकुटाई। ठीक है ना, ची टोकुटाई, है ना, ये जापानीज स्कूल में बताया जाता है। तो इसका मेन फीचर क्या है, CHITOKU और TAI, ची, विच ट्रांसलेट टू नो, ले ऑन एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एबिलिटीज। तो ये क्या काम करेगा, ये आपको जो स्कूल में सिखा रहे हैं तो एकेडमिक एबिलिटीज पे आपका ज्यादा फोकस कराएगा ये पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर क्या करेगा, वर्च्यू सिखाने का काम करेगा। ठीक है, वर्च्यू से क्या मतलब हो गया, ऐसा कोई बिहेवियर जो काफी अच्छे मोरल स्टैंडर्ड्स आपके बिहेवियर में दिखा रहा हो, आपका ऐसा बिहेवियर डेवलप करेगा जिससे आप मोरली काफी स्ट्रांग देखो, है ना। या माइंडफुलनेस की टेक्निक्स आपको सिखाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है ये आपको सिखाया जाएगा, कोऑपरेटिव एबिलिटीज कैसे कोऑपरेट किया जाता है अलग अलग स्थिति में, अलग अलग सिचुएशन में, ये आपको सिखाया जाएगा, है ना। और लास्ट जो कंपोनेंट है वो टाई, इसका मतलब है बॉडी, रिफर्स टू फिजिकल और मेंटल वेलबींग। तो मतलब आप देख रहे हो कि हमारे करिकुलम में आप देखिए, जब हम ये जाते हैं तो स्कूल में आपने देखा होगा कभी भी आपको मेंटल वेलबींग की बातें नहीं की गई होंगी। मोरल साइंस करके एक सब्जेक्ट होता है हमारे में, लेकिन हम इतना प्रैक्टिकल तरीके से उसको नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, मेंटली जो भी होता है, मेंटली स्ट्रांग रहना है आपको, ये कभी ऐसी कोई एक्टिविटी होती नहीं। फिजिकली एक्टिव रखने के लिए आपको स्पोर्ट्स वगैरह कराया जाता है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए आपको कुछ भी नहीं कराया जाता है। ठीक है, तो टाई इज अ थर्ड कंपोनेंट। तो ये फिनोमेना पे वो काम करते हैं, है ना। इस तरह से वो अपने जो बच्चों के सोशल बिहेवियर और जो मोरल बिहेवियर है उनको शेप करने की कोशिश करते हैं। तो जो उनका जो एजुकेशन मॉडल है वो क्या काम कर रहा है, सोशल बिहेवियर और मोरल बिहेवियर पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। मोरल एजुकेशन को सिखाई जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। उनके बिहेवियर पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ये भी दिया हुआ है कि एज अ समर प्रोजेक्ट स्टूडेंट वेंचर आउट इन नेचर, और वहां पे वो ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग चीजों को, अलग अलग जो भी बीट्स होते हैं या फिर जो क्रिकेट्स होते हैं उनको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। स्केचिंग और नोटिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर इंसेक्ट डायरी, तो ऐसा इंसेक्ट डायरी करके अलग से होता है। तो वो क्या करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को विजुलाइज करेंगे, इससे उनका मतलब उनको समझ में आएगा कि हम नेचर के प्रति हमारा क्या बिहेवियर है उस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कराए जाते हैं, है ना। और भी आप देखिए, जैसे कि जो फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे होते हैं उनको टर्न बाय टर्न बोला जाता है कि अपना क्लासरूम आप क्लीन करो,
ठीक है, वॉशरूम अपना क्लीन रखो, सर्व स्कूल लंचेस आप सर्व करो खुद, ठीक है, स्कूल में जो प्लांट होते हैं उनको पानी दो, उनको वाटरिंग करो, ठीक है। सो व्हेन स्टूडेंट्स क्रॉस अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग व्हाइल मेकिंग अ ड्राइवर स्वेट, दे बो इन अ थैंक यू टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। तो उस तरह की स्टेप फॉलो की जाती है वहां पर स्कूल्स में, है ना। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो तभी आप देखेंगे कि वैल्यूज जनरेट होंगी शुरू से ही। अगर आपने जो एलिमेंट्री स्कूल में आपने इस तरह की एक्टिविटीज कराई बच्चों से, तो आप काफी अच्छी वैल्यूज जनरेट कर सकते हो बच्चों में। तो आप देखिए कि कितना कुछ हम सीख सकते हैं उनके एजुकेशन मॉडल से, और इनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये इम्प्लीमेंट करना कोई बड़ी बात भी नहीं है ना। हमें कुछ चीजों को रिप्लेस करके इन चीजों को डालना है, तो अपने आप ही वो बेहतर प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो हम करिकुलम में, आप जैसे मान लीजिए कोई एजुकेशन साइकोलॉजी में आपको पूछ लिया कि आप क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप करना चाहोगे, तो आप मॉडल बिहेवियर प्रमोट करना, मॉडल एजुकेशन प्रमोट करना, ठीक है, बिहेवियर को कैसे आप चेंज कर सकते हो आप इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे वो देखेंगे एनवायरनमेंट को, तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग का कंसेप्ट आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी स्कूल लंच सर्व करना, इस तरह की एक्टिविटीज, क्लीन क्लासरूम, ठीक है। क्लासरूम क्लीन करेंगे तो उनको एक हो सकता है कुछ रीइंफोर्समेंट हम दे दें, तो उस तरह के कंसेप्ट को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप जापानीज का जो एजुकेशन मॉडल है, इसके इससे कुछ पॉइंट लेकर आप डायरेक्टली अपने आंसर में लिख सकते हो। जीएस में भी आपके काम आएगा ये, जीएस 2 में अगर एजुकेशन को लेकर कुछ पूछ लिया गया हो, या फिर एसए में अगर आपसे कुछ पूछा हो, ठीक है। साइकोलॉजी मतलब ऐसा है कि आप कहीं भी आप कंसेप्ट को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। While these are some examples, the essence is that elementary school curriculum can play a tremendous role in building courteous and mindful societies. ठीक है, तो मेन पंच हमारा ये है कि एलिमेंट्री स्कूल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन बिल्डिंग courteous एंड माइंडफुल सोसाइटीज। तो हमको उन्हें बेहतर तरीके से प्लान करना चाहिए। सेकंड, क्रोनिक स्ट्रेस को लेकर एक न्यूज थी, ठीक है, मेकिंग डिसीजन अंडर स्ट्रेस ये था। और क्रोनिक स्ट्रेस आप देखेंगे कि क्रोनिक स्ट्रेस जो है आज के वर्क लाइफ बैलेंस में, या बच्चों में, या फिर यंग एडल्ट्स में, प्रोफेशनल लोगों में काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्रोनिक स्ट्रेस। तो ये क्या होता है, इसके रीजन क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे कैसे इसको रिजोल्व कर सकते हैं। तो आप थेरेपिटिकल अप्रोचेस जो चैप्टर है पेपर 2 में, आप वहां पर इसको देखेंगे, वहां पे आपको पढ़ना भी होगा स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। मेंटल हेल्थ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, वहां पे आपको स्ट्रेस की थ्योरीज भी पढ़नी है अलग अलग, तो वहां पर भी आपको देखना होगा इसको। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्रोनिक स्ट्रेस होता क्या है। तो मतलब क्रोनिक स्ट्रेस क्या है कि एक लंबे टाइम तक अगर आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है जो आपकी हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्रोनिक स्ट्रेस बोलते हैं। सो इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड एंड कांस्टेंट फीलिंग ऑफ स्ट्रेस जो आपकी हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है ना। ये कैसे हो सकती है, अगर आपके पास डेली कोई प्रेशर आ रहा है, कोई प्रेशर वाली सिचुएशन में आपको, अब वो प्रेशर किसी का भी हो सकता है, आपके स्कूल का हो सकता है, आपके काम का हो सकता है, आपकी फैमिली का प्रेशर हो सकता है, ठीक है ना। तो द एवरीडे प्रेशर ऑफ फैमिली एंड वर्क और बाय एनी ट्रॉमेटिक सिचुएशन, या फिर कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपके साथ अगर निकल जाती है, तो उसकी वजह से आपको लगातार स्ट्रेस हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है ना। तो प्रोलॉन्ग लंबे टाइम तक अगर होगा और कांस्टेंट फीलिंग ऑफ स्ट्रेस रहेगी, तो ही हम उसको क्रोनिक स्ट्रेस का नाम देंगे, ठीक है। तो क्रोनिक स्ट्रेस मतलब कब होना है, जब कांस्टेंट होगा, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें मतलब बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन ना आ पाए, नर्वस सिस्टम काफी अलग तरीके से फंक्शन करना शुरू हो जाए, तो ये कुछ बायोलॉजिकल इसके तरीके हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ तरीके क्या क्या हो जाएंगे, टाइप ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस क्या हम बोल सकते हैं, जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस आपको हो रहा हो, डिफिकल्ट इमोशन जैसे कि एंगर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन वाली आपको फीलिंग आ रही हो, ठीक है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, वेयर यू लिव एंड वर्क, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट अगर बेहतर ना हो, तो उस एनवायरनमेंट की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। आसपास नॉइस हो, ठीक है, नेबर ठीक ना हो, ठीक है, वेंटिलेशन ना हो प्रॉपर रूम में, तो आप ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं। रिलेशनशिप स्ट्रेस क्या होते हैं, आपके फ्रेंड के साथ में आपका रिलेशन अगर ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, फैमिली के साथ अगर ठीक तरीके से रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है, को वर्कर्स के साथ में, पार्टनर्स के साथ में, सो दीज आर रिलेशनशिप स्ट्रेसर्स। वर्क स्ट्रेसर्स कौन से हो जाएंगे, अगर आपके वर्क में अगर काम करते वक्त आपको अगर आपको कोई प्रेशर आ रहा है जो कि कांस्टेंट है, उससे आपको काफी सारे चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, तो वो हमारे वर्क स्ट्रेस हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे हम आप अपने आप को ट्रीट कैसे कर सकते हो, ट्रीट करने के भी कुछ तरीके हैं, ऑल्दो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आपको थेरेपिटिकल अप्रोचेस में पढ़ना है ना। ये बस कुछ तरीके मैंने यहाँ पे बोल दिए ताकि आप अपना मटेरियल जो है एनहेंस कर सको। तो क्या तरीका हो जाएगा, जैसे कि साइकोथेरेपी हो गया, है ना। तो साइकोथेरेपी पे आप जैसे सीबीटी होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे आप इस्तेमाल करोगे, इस थेरेपी के थ्रू आपके जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है आप उनको समझ सकते हो कि मतलब क्यों है वो,
ठीक है। और जो थेरेपिस्ट होगा वो काम कर सकता है उन नेगेटिव को हटाने के लिए, आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच देगा वो, ठीक है, आपको पॉजिटिव थॉट देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। एक और तरीका होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर ही, जिसको हम MBSR बोलते हैं। इसका मतलब होता है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये भी एक अप्रोच हो जाए जिसमें हम माइंडफुलनेस की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, मेडिटेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोपिंग करने के लिए आप कोपिंग भी आप कर सकते हो। कोपिंग कैसे होगा? एक सेल्फ हेल्प अप्रोच, आपको खुद अपने लिए एक अप्रोच बनाना पड़ेगा कि मैं कितने मैं कितने लेवल तक स्ट्रेस ले सकता हूँ। उसके बाद आपको कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हो। सेल्फ हेल्प अप्रोच बना सकते हो अपने लिए कि कुछ पैरामीटर आपने सेट कर लिए कि मुझे इस पैरामीटर आकर अपने आप में मेडिटेशन करना है या माइंडफुलनेस करना है या फिर कुछ भी रिलैक्सेशन की टेक्निक को फॉलो करना है, तो आप उसको उससे कोप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप अपने लिए क्विक स्ट्रेस रिलीफ भी तैयार कर सकते हो। जैसे कि आप होता है ना कि गुस्सा आता है तो 10, 9, 8, 7 आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। आप इससे की कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। रेजिलियंस डेवलप करो, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, रेगुलर अपनी हैबिट में लाओ एक्सरसाइज करना, रेगुलर मेडिटेशन करो, तो उससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो आपका कम रहेगा, ठीक है। आप हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो कुछ आपको अब कुछ एक हॉबी अपनाओ, जर्नलाइजिंग की हॉबी या फिर कुछ भी स्टोरी टेलिंग या जो भी आपको पसंद हो, तो उससे भी आप आपका जो स्ट्रेस लेवल है आप उसको कम कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम स्ट्रेस लेवल हमारा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्रोनिक स्ट्रेस जो है उसके बारे में अभी देखा। नेक्स्ट हम चलते हैं इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। जो अभी कोविड की वजह से हमने पूरा का पूरा जो ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति शिफ्ट कर लिया है अपना एजुकेशन, जो भी है जैसे करिकुलम आप स्कूल में भी देखेंगे वो भी ऑनलाइन, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, कॉलेजेस में भी ऑनलाइन हो रहा है ना, कोचिंग्स वगैरह भी सारी ऑनलाइन ही चल रही है। तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या क्या मेजर इम्पैक्ट आ रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के। आप देखिए जो स्टूडेंट है ना पर्सनल अटेंशन मिस कर रहा है। आप देखेंगे स्कूल में होता था तो स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसे पर्सनल एक अटेंशन दी जाती थी टीचर के द्वारा, है ना। क्योंकि एक स्मॉल बैच होते थे स्मॉल साइजेस होते थे, और अगर कोई गलती कर रहा है तो टीचर उसको टोकता था, है ना। बच्चा टीचर के पास जा सकता था, टीचर पेरेंट्स को बोल सकता था। तो इस वजह से एक टू वे इंटरेक्शन होता था, जो आप इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मेन इशू कि पर्सनल अटेंशन मिस हो गई है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाएगा? पहले ये हो गया, सेकंड क्या बोल सकते हैं हम, जो बच्चे हैं उनमें लैक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट आ गया है, ठीक है। कम्युनिटी का इतना फीलिंग नहीं आ पाती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। और जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और जो ऑनलाइन लर्निंग की जो भी सिस्टम होते हैं उनको समझने में उनको काफ़ी मुश्किल आती है। तो ये बहुत बड़ा बैरियर हो गया है ऑनलाइन लर्निंग का। पहले तो जो पेरेंट्स हैं उनको ही समझ में नहीं आता है, और फिर उनको समझ में आ जाता है तो बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो लैक ऑफ कम्युनिटी कम्युनिटी का जो रीच है, जैसे आप स्कूल जाओगे तो आप मिलोगे, बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक कम्युनिटी सपोर्ट बनता है आपस में, आप एक हेल्पिंग नेचर डेवलप होता है ना। आप और ज़्यादा सोशलाइज होते हो, बच्चों को पीयर ग्रुप मिलता है। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा ये सब थोड़ी सी चीज़ें कम हो गई है, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज़ और पाई गई है कि जो है इन सब के इफेक्ट के जो कि ग्लोबल पेंडेमिक हो गया है उससे एक एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ के निकल के आ रही है, ठीक है ना। फियर ऑफ लूजिंग फैमिली मेंबर, लव्ड वंस और फ्रेंड रिमेन्स टू बी सीन, ये सारे के फैक्टर्स भी बच्चों में नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। जो बच्चों की जो इमोशनल नीड्स है उनको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया जा रहा है इस टाइम पर, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए मदर फादर को कोविड हो गया था, तो उनको मतलब फिजिकली दूर रखना पड़ा, अपने बच्चों से दूर रहे वो, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग उनको मेंटेन करनी पड़ी थी अपने बच्चों से। अगर नहीं भी हुआ है तो उनको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों की जो इमोशनल नीड है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना। और इतना कुछ गाइडेंस है नहीं कि इस तरह के स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे कोप अप किया जाए, ठीक है ना। कैसे इस तरह की सिचुएशन में आप अपनी फीलिंग को रेगुलेट कर सकते हो, इतना बच्चों को हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, ठीक है। तो ये भी जो है इमोशनल नीड भी जो बच्चों की है वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। चिल्ड्रन आर मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड देयर इंटेलेक्चुअल हॉरिजन्स, सच एज म्यूजिक लेसन उनको नहीं मिल पा रहे हैं जो स्कूल में उनको मिल जाते थे, ठीक है ना।
घूमना फिरना इतना नहीं हो पा रहा है, फील्ड ट्रिप्स नहीं हो पा रही है, सोशल इंटरेस्ट फ्रॉम म्यूजियम्स ये सब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दिस हैज हिट सम स्टूडेंट वेरी हार्ड विद सम फाइंडिंग देमसेल्व्स लिविंग कंप्लीटली अलोन। ठीक है ना, अकेले रहने की वजह से ये सब चीजें काफी कम हो गई। जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो बच्चों की लाइफ में होनी चाहिए, वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। ठीक है ना, तो अगेन वही लोनलीनेस एंड आइसोलेशन जो हम बात कर चुके हैं, अपीयर टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन वेलबींग mood with many students socializing and meeting others far less than even before। ठीक है, तो ये सारी की सारी दिक्कतें काफी निकल के आ रही है ना। अभी जैसे कि इसमें एक एग्जांपल, दो लाइन यहाँ पर मिस हो गई हैं। अभी क्या हुआ था, जून 2020 की ये बात है। ठीक है, एक 14 साल की एक लड़की थी, गर्ल स्टूडेंट। वो बहुत ही मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है ना, उसकी फैमिली काफी सोशली सप्रेस्ड फैमिली थी उसकी। केरला से, केरला की न्यूज है। उसने अपने आप को जला दिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विद द केरोसिन, केरोसिन से उसने अपने आप को जला दिया। ठीक है, रीजन क्या था, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। हर फादर वॉज अनेबल टू परचेज अ स्मार्टफोन फॉर हर, ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस कर सके, क्योंकि उसकी फादर की जॉब चली गई थी ड्यू टू द कोविड फैक्टर, और उनके पास कोई सेविंग्स भी नहीं थी। ठीक है ना, तो ये केस बताता है कि कितना ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस सिनेरियो बन गया है लोगों के बीच में। बन गया था, मतलब अभी तो नहीं है, जब हमारा कोविड था। ठीक है, बाय द ऑनलाइन क्लासेस टू एडल्ट्स ड्यूरिंग द पीक ऑफ द पेंडेमिक, द एब्सेंस ऑफ टाइमली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बाय प्रोफेशनल्स हैज फर्दर फ्यूल्ड द प्रोसेस। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजिस्ट की कितनी रिलेवेंस है, साइकोलॉजी की कितनी रिलेवेंस है। अगर वहां पर ही बच्चों की अगर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर दी गई होती, तो ये हम ऐसे इंसिडेंट रोक सकते थे। ठीक है, द इंड्यूरिंग पेंडेमिक हैज फर्दर इंटेंसिफाइड द मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, हमने बहुत बढ़ा दी है इसकी वजह से। जो तो पेंडेमिक की वजह से बढ़ी थी, पेंडेमिक का इफेक्ट था ही है कि मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोगों में बिहेवियरल प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी आ गई। ठीक है ना, तो इस वजह से ही गवर्नमेंट ने फिर बोल भी दिया था बाद में कि सारे स्कूल्स में काउंसलर होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसी कोई पॉलिसी पॉलिसी भी उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया था कि आप हर एक स्कूल में एक काउंसलर रखो। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के आने से जो इम्पैक्ट हुआ है, आप ये मेंशन कर सकते हो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, आपको इंटरव्यू में ही पूछ सकते हैं, है ना, मेंस के अलावा। तो क्या हो रहा है, आप पर्सनल अटेंशन मिस कर रहे हैं बच्चे, लैक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट आ रहा है, लैक ऑफ पीयर ग्रुप है, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ के निकल के आ रही है, इमोशनल नीड उनकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक है ना, लोनलीनेस एंड आइसोलेशन की फीलिंग आ रही है। ठीक है, एक्सट्रीम स्ट्रेस सिनेरियो आ रही है, अब एग्जाम्पल आप इसको कोट कर सकते हो। और इसके अलावा अलग अलग काफी तरीके की मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है ना, इस तरह की दिक्कतें आज उनको आ रही है ना। तो ये आप इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन में आप बता सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं योगा, बेनिफिट्स ऑफ योगा टू हेल्थ। ठीक है, तो ये योगा अ रे ऑफ होप अमिड कोविड था, हिंदू में एक आर्टिकल था। तो उसको हम मेंटल हेल्थ, और जो हमारा पेपर 2 है उसमें हम मेंटल हेल्थ वाले चैप्टर से उसको हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि योगा जो है, बेनिफिट ऑफ योगा टू हेल्थ, उसमें योगा आप स्मारक फिल्म में देखेंगे तो योगा को लेकर एक है अलग से सेक्शन भी। सो द बेनिफिट ऑफ योगा टू हेल्थ एंड वेलबींग आर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर्स, प्रैक्टिशनर्स ऑफ टॉकिंग थेरेपी एज दे एक्सपेंड देयर कंटिन्यूम ऑफ केयर। ठीक है ना, तो सब में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि योगा से आप अपनी मेंटल हेल्थ भी ठीक रख सकते हो और फिजिकल हेल्थ भी ठीक रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आप अभी देखिए कि मतलब इसी में आप जितनी भी थेरेपी हो रही है, तो वन सच कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी इज योगा। तो योगा का आजकल साइकोलॉजिस्ट और तो थेरेपिटिकल जो होते हैं प्रैक्टिशियन जो होते हैं साइकेट्रिस्ट वगैरह, काफी ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं। थेरेपिटिकल सेटिंग में भी इसका काफी ज्यादा यूज बढ़ता आ रहा है। ठीक है ना, सच अभी आप इसको समझेंगे कैसे कैसे हम यूज करते हैं। सो इट कैन लीड टू इम्प्रूवमेंट इन मेनी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। तो जो योगा की जो प्रैक्टिस है, योगा के कुछ जो कुछ आसन है, उनकी मदद से काफी सारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा प्रूफ हुआ है। तो थेरेपेटिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योगा कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ये देखा गया है कि इसका यूज करने से मतलब योगा की टेक्निक्स का यूज करने से काफी काफी ज्यादा इसके वेलबींग बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो योगा टेक्निक्स हैव बीन शोन टू बी बेनिफिशियल इन द रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस, जैसे कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, है ना, पीटीएसडी को ट्रीट करने के लिए, ईटिंग डिसऑर्डर के लिए, साइकोसिस के लिए, इन सबको ट्रीट करने के लिए योगा का जो रिलेवेंस है काफी ज्यादा बाहर निकल के आ रहा है, काफी ज्यादा इसके बेनिफिट दिख रहे हैं योगा की अलग अलग टेक्निक्स के। ठीक है ना, जैसे कि एक इट इज प्रपोज्ड दैट
डाउन रेगुलेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन कैन बी काउंटर्ड थ्रू बॉटम अप प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है किसी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि जिनको जो पुअर लोग होते हैं या फिर जिनको अर्ली लाइफ स्ट्रेस होता है, तो उनका जो ईएफ होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होता है, वो काफी कम होता है। एग्जीक्यूट किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने की उनकी जो कैपेसिटी होती है वो काफी कम होती है ना। कॉग्निटिव स्किल का जो सेट होता है, ईएफ क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को हम ईएफ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके होता है कुछ, इट इज अ सेट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, जैसे कि अटेंशन, बेटर वर्किंग मेमोरी, है ना, बेटर कॉग्निटिव कैपेसिटी, ठीक है, बेटर मेमोरी, तो ये सारा का सारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंदर आता है ना। तो इसको हम बेहतर और प्रमोट कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा, सच एज प्लान मूवमेंट। इट कैन बी कंट्रोल्ड विद ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व इन योगा विच प्रमोट न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड इम्प्रूव एग्जीक्यूटिव फंक्शन। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि इसका एक पीवाईक्यू भी था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, ब्रेन प्लास्टिसिटी। ठीक है, ब्रेन को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ योगा वी कैन प्रमोट न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड इम्प्रूव अवर ईएफ, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है ना, इसके अलावा देखेंगे कि अलग अलग जो योगा में आसन होते हैं उनकी प्रैक्टिसेस ने ये रिवील किया है कि उनकी जो भी माइंडफुल एक्टिविटी होती है, planning involves with the planning of new movement in yoga activates the shared pathway between cerebellum and prefrontal cortex। तो हमारी की जो माइंड की जो टेक्निक्स होती है, जो माइंड का जो फंक्शनिंग होती है, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए काफी काम आती है योगा के अलग अलग आसन। ठीक है ना, दिस एक्टिवेशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी इन द शेयर्ड पाथवे बिटवीन द टू विच विल इम्प्रूव द एबिलिटी टू सिलेक्टिवली इनहिबिट और इवोक पर्टिकुलर पैटर्न्स और थॉट्स। ठीक है, तो अगर आप कोई थेरेपी कर रहे हैं, है ना, आपको कोई थॉट एक्टिवेट कराना है किसी भी क्लाइंट का, है ना, अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग तरीके के थेरेपेटिकल अप्रोच हो सकते हैं, तो वो आप माइंडफुल एक्टिविटी के थ्रू आप वो एक्टिवेट करा सकते हो, है ना। तो ये इसमें आप योगा के जो डिफरेंट आसन है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कुछ स्टडीज ने कि योगा की एक्सरसाइज के थ्रू एक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ऑक्सीटोसिन, ये भी रिलीज होता है विच इज हेल्पफुल टू रिमूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल फंक्शन। ठीक है, तो ये भी आप बेनिफिट हो गया योगा का। इसके अलावा एक चीज और पता चलती है कि जो गामा एम्यूनियोपेट्रोइक एसिड जो होता है वो भी रिलीज होता है। ठीक है, इसका एक्टिवेशन होता है ना, तो इससे भी हमारी मेंटल हेल्थ वेलबींग काफी ज्यादा प्रमोट होती है। ठीक है, क्योंकि अगर लो लेवल ऑफ गामा होगा तो वो क्या साइन है, वो डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी, क्रोनिक पेन का साइन है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योगा आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, इसको और आप एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ योगा, जो आप साइकोलॉजिकल तरीके से आप इसका एग्जांपल बता सकते हो, है ना। गाबा का एक्टिवेट होना, ऑक्सीटोसिन का एक्टिवेट होना, जिसकी वजह से आपकी इंटरपर्सनल फंक्शनिंग बनती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन ईएफ जो होता है उसको आप प्रमोट कर सकते हो। ठीक है ना, अपनी थॉट प्रोसेस को आप बेटर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योगा। ठीक है ना, तो ये आप कुछ योगा के जो मेंटल हेल्थ को लेकर जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट आप उनमें कोट कर सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड एक न्यूज है। जो मिल्खा सिंह तो थे, है ना, तो वो 91 की एज में, तो अभी वो चले गए, है ना, तो उनको लेकर उनके क्या क्या लेसन थे, ठीक है, उनकी लाइफ से क्या क्या हम लेसन है सीख सकते हैं और उसको हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो लेसन है गोल सेटिंग। ठीक है ना, 45.8 ये एक्चुअली एक फिगर है। जो मिल्खा सिंह थे, मतलब उन्होंने क्या बोला था कि जब वो फेल हो गए थे क्वालिफाई करने के लिए मेलबोर्न ओलंपिक्स में, तो वो अपने कोच के पास गए थे और उन्होंने पूछा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था, मतलब 400 मीटर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसकी मतलब कितने टाइम में उसको कवर कर दिया था, या इस तरह से कुछ एक डिजिट उन्होंने पूछी थी। तो उनके कोच ने वो डिजिट लिखी उनको टिश्यू पेपर पर और उनको दे दी। तो मिल्खा सिंह ने उनको अपने पास रखा और वो उसको नेक्स्ट टू गॉड रखते थे और हमेशा प्रे करते वक्त उसको गोल को उनके हमेशा उनकी आंखों में रहता था और उनको उसको अचीव भी किया। ठीक है, तो गोल सेटिंग की जो टेक्निक है वो कैसे उन्होंने हमेशा बिल्कुल फोकस रहे किसी भी डायरेक्शन में, तो ये आप उनसे सीख सकते हैं। इसके अलावा विजुअलाइजेशन की टेक्निक जो हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आप देखते हो, ठीक है ना, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल रिहर्सल। अपने आप मतलब मेंटली आप कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, रिहर्सल करो, आपको आंखें बंद करके सोचो उस इवेंट के बारे में, ठीक है, उसके होने से पहले। और विजुअलाइजिंग हाउ यू वुड परफॉर्म बिफोर द इवेंट, ही डिड द सेम। इट आल्सो हेल्प एथलीट्स refocus. He did it before the race
व्हेन ही टुक हिज पोजीशन ऑन द लर्निंग ब्लॉक। तो उससे पहले ही वो सोच लिया करते थे, विजुअलाइज कर लिया करते थे कि क्या क्या उनको करना है ना। मोटिवेशन तो ऑब्वियसली रहेगा ही। इन द बिगिनिंग हिज मोटिवेशन इज क्लियरली एक्सट्रिंसिक। आप पिक्चर में भी आपने देखा होगा, दूध के लिए वो दौड़ते थे कि दूध मिलेगा तो दौड़ूंगा, टू हैव 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क इन द आर्मी। बट लेटर ऑन द मोटिवेशन टर्न्स इंटरनल एंड फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड मास्टरी लीड हिम टू द सक्सेस। ठीक है ना। तो ये भी आप इसमें बता सकते हो, आप इंटेंसिक और एक्सटेंसिव मोटिवेशन में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना। डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। आफ्टर फेलिंग टू क्वालिफाई फॉर द मेलबोर्न ओलंपिक्स ही इंटरनलाइजेस हिज गोल एंड वर्क्स ऑन इट। द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन जो उन्होंने दिया वो आप उसको आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो कि कितना डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने काम किया। फोकस्ड काफी थे वो। ठीक है। हार्डवर्क काफी करते थे। ठीक है ना। तो ये 4-5 लेसन आप उनकी लाइफ से अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। लाइफ लेसन है तो आपके लिए, है ना। और आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी इस तरह के पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे, एक छोटी सी न्यूज और थी ग्रीफ काउंसलिंग को लेकर, है ना। तो अभी अभी जो बच्चों में, मतलब वही कोविड की वजह से जितना भी जो काम खराब हुआ है, तो उसकी वजह से बच्चों में जो भी इम्पैक्ट आया है, तो उसको हम ग्रीफ काउंसलिंग के कंसेप्ट से कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रीफ, हमें पहले ग्रीफ समझना पड़ेगा। ग्रीफ होता क्या है? ग्रीफ क्या होता है कि एक बहुत ओवरवेलमिंग इमोशन होता है ना। कोई सैडनेस की फीलिंग, अगर किसी को खो दिया, कोई लव्ड वन अगर चला जाता है, तो उसको खोने के द्वारा जो एक ग्रीफ आता है, इमोशनल फीलिंग आती है ना, उसको हम ग्रीफ बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये अभी कोविड में जैसे काफी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, या काफी फैमिली मेंबर्स में भी ऐसा हुआ था, तो उसकी वजह से ग्रीफ काउंसलिंग कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ये हम देखेंगे। ठीक है। ग्रीफ काउंसलिंग, या फिर इसको हम बेरेवमेंट काउंसलिंग भी बोलते हैं, इज डिजाइन टू हेल्प पीपल कोप विद द लॉस ऑफ लव्ड वंस। ठीक है। लव्ड वंस अगर आप लॉस हो गए तो उनसे कोप अप करने के लिए इसकी हेल्प ली जाती है। इसमें क्या होगा, एक ग्रीफ काउंसलर आएगा आपके पास में, वो आपकी हेल्प करेगा और कुछ ऐसे मेथड और स्ट्रेटजीज आपको बताएगा जिनकी वजह से आप उस लॉस को, उस ग्रीफ के साथ आप कोप अप कर सको। ठीक है ना। तो मतलब वो अब उसमें क्या करेगा, वो उन फीलिंग को डिस्कस करेगा, उन इमोशन को डिस्कस करेगा, है ना, तरीके निकालेगा, अलग तरीके की प्रोसेस निकालेगा, ये सब काम वो करेगा। ठीक है ना। तो उसमें हमें एक कुबलस लॉस जो है उनकी थ्योरी के बारे में देखना पड़ेगा। उन्होंने ग्रीफ के बारे में बताया था कि ग्रीफ की जो होती है डिफरेंट स्टेजेस होती है, अलग अलग स्टेजेस से हम निकल के आते हैं, है ना। साइकेट्रिस्ट है। तो 5 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और फाइनली एक्सेप्टेंस। ठीक है ना। पहली डिनायल की स्टेज होगी, तो डिनायल में आप क्या करोगे, पीपल आर यूजुअली अनविलिंग, वो उस मानेंगे नहीं कि कुछ खो दिया है हमने, अपने लव्ड वन को खोने का फीलिंग ही नहीं आएगा उनको, वो मना कर देंगे बिल्कुल। ठीक है ना। फिर धीरे धीरे सेकंड स्टेज आएगी, एंगर वाली। एंगर में क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा जो लॉस हुआ है उसको रियलाइज करेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेज, बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे। बार्गेनिंग में क्या करेंगे, वो मतलब जो भी अगर उन्होंने खो दिया है तो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, कि वो कहेंगे कि मतलब आप वो वापस आ जाए, बदले में मेरी जान चली जाए, इस तरह की बातें करेंगे, बार्गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। फिर डिप्रेशन वाली स्टेज आएगी। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग स्टेज होती है, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट में फाइनली एक्सेप्टेंस वाली स्टेज आएगी। ठीक है। तो लास्ट में एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, की लॉस हो गया है। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी स्टेजेस फॉलो होती है, जो कुल लॉस का जो स्टेज मॉडल है, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, फाइनली एक्सेप्टेंस। ठीक है ना। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीज को डिफाइन किया हुआ है। फोर्थ स्टेज डिप्रेशन, फिफ्थ एक्सेप्टेंस, टिपिकली कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग। मोस्ट पीपल कम टू टर्म्स विद द लॉस एट दिस स्टेज। ठीक है ना। तो अब जो होता क्या है ग्रीफ काउंसलिंग में, ये हमारा जो रॉबर्ट ए नीमियर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने बताया अपनी ग्रीफ थेरेपी में, इन्होंने बताया कि 2 मेजर स्टेप करता है ग्रीफ काउंसलर अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए, है ना। पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप में वो क्या करेगा, एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप डेवलप करेगा अपने क्लाइंट के साथ में। ठीक है ना। तो क्रिएट अ स्टेट एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, उसके साथ एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाएगा, उसके साथ बातचीत करेगा, रहेगा उसके साथ में, ताकि जो सामने वाला इंसान जो है वो ओपनली शेयर कर सके अपने सर्कमस्टांसेस और अपने लॉस के बारे में। ठीक है। अगली स्टेज क्या रहेगी उसके बारे में, फ्रॉम एक्टिवली लिसनिंग टू द ग्रीविंग पर्सन, उसके बारे में सुनेगा। ठीक है ना। तो उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा अबाउट द नेचर ऑफ द क्लाइंट्स रिलेशनशिप विद द डिसीज्ड, जो खो गया है उसके साथ रिलेशनशिप कैसा था, बातें सुनेगा। इफ द रिलेशनशिप विद डिसीज वाज डिफिकल्ट वन, काउंसलिंग वुड रिक्वायर अ डिफरेंट अप्रोच। फिर अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी यूज करेगा ताकि एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो सके दोनों के बीच में।
और बातें समझ सके, बातें सुने, है ना? तो यही काम रहेगा सारा का सारा ग्रीफ काउंसलर का। ठीक है? तो ये कंसेप्ट आप लिख सकते हैं जब भी मान लीजिए कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर 2 में काउंसलिंग को लेकर, या फिर कैसे हम जो कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ था उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो वहां पर आप ये पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है? डिप्रेशन और ग्रीफ का भी एक रिलेशनशिप है। DSM-5 ने ये डज नॉट डिफाइन बेरियरमेंट एज अ डिसऑर्डर, लेकिन जो टिपिकल साइंस ऑफ ग्रीफ सच एज सोशल विथड्रॉल कैन मिमिक दोज ऑफ डिप्रेशन, है ना? उसको डिसऑर्डर नहीं बताया, लेकिन बताया कि जो ग्रीफ के जो टिपिकल साइन होते हैं, जैसे सोशली आपने आपको दूर रख लिया लोगों से, तो ये एक डिप्रेशन के सिमिक मतलब पैरेलल टर्म्स है, पैरेलल साइन है। ठीक है? सो हाउ कैन वन टेल द डिफरेंस बिटवीन ग्रीफ एंड डिप्रेशन? तो ग्रीफ और डिप्रेशन में अंतर क्या होगा? तो ग्रीफ क्या हो गया? इट इज टिपिकली प्रिसीडेड बाय लॉस। कोई लॉस होगा तो फिर आपको ग्रीफ वाली फीलिंग आएगी, लेकिन डिप्रेशन आपको कभी भी हो सकता है ना? डिप्रेशन आपको कभी भी हो सकता है, तो इस तरह का ये अंतर रहेगा दोनों के बीच में। और भी आप बोल सकते हैं जैसे सैडनेस प्रेजेंट इन ग्रीफ इज टिपिकली रिलेटेड टू द लॉस और डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑन द अदर हैंड डिप्रेशन इज characterized by general sense of worthlessness, despair or lack of joy. ठीक है? Symptoms of grief may improve on their own time. Someone with depression often needs treatment to recover. ना ग्रीफ के हो सकते हैं सिम्टम अपने आप रिकवर हो जाए, लेकिन जो डिप्रेस होता है उसको तो ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है? Despite their differences, depression and grief are not mutually exclusive. If someone is vulnerable to depression, grief has the potential to trigger a depressive episode. अगर पहले से डिप्रेशन है और फिर अगर कोई लव्ड वन चला गया, तो फिर जो ग्रीफ और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है? If someone already has depression, their condition may prolong or worsen the grieving process. A therapist can help a person in mourning recognize and manage any depressive symptoms. ठीक है ना? तो इस तरह से हमने ये ग्रीफ काउंसलिंग देखा। तो ये 5-6 हमने और आर्टिकल देखे, और नेक्स्ट हम और भी देखेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। तो आज हमने एक तो जैपनीज जो एजुकेशन मॉडल से हमने कुछ लेसन सीखे। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा क्या था? क्रोनिक स्ट्रेस के बारे में हम देखा। ठीक है ना? थर्ड हमने देखा कि योगा योगा के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और हमने देखा योगा योगा के बेनिफिट के अलावा और देखा हमने जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है? फिर हमने जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए हमने एक लेसन देखे, जो मिल्खा सिंह थे उनकी लाइफ से क्या क्या हम लेसन लर्न कर सकते हैं और इम्प्लाई कर सकते हैं उनको अपनी लाइफ में। ठीक है? लास्ट हमने ग्रीफ काउंसलिंग का कंसेप्ट देखा। तो आप इनको पढ़ के आप अपना जो कंटेंट है उसको और इनरिच करिए। ठीक है ना? तब आप ये जो लेक्चर है आप इसका बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।